देखिए, अभी जो हम लोगों का राजनीतिक एजेंडा है, हम बिहार के युवाओं से, चूँकि मैं यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बिहार के लगभग 534 प्रखंड में मेरा दौरा चलता है बिहार में, और मैं अपने यूथ से मिलकर सिर्फ उनसे 2 4 5 बातें पूछता हूँ। क्या यूथ को ये लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जाती है वह सही में ऐसी दी जाती है या सिर्फ यह खोखली दलीलें हैं? तेजस्वी जी ने कैसे नीतीश जी को मान लिया? अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकने के लिए और सत्ता से बेदखल करने के लिए जिस तरह से तेजस्वी जी ने नीतीश जी को मान लिया और नीतीश जी ने तेजस्वी जी के भी नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाया 2024 में, स्थिति साफ है। हर नेता एक दूसरे को मानेगा और एक ही दूल्हा होगा और हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रोकने में कामयाब होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से पलायन हो रहा है। बिहार के लोग जब दूसरे प्रदेशों में रोजगार तलाशने के लिए जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है सारे लोग जानते हैं। अगर बिहार में ही फैक्ट्रियां लगा दी जाए, कंपनियां लगा दी जाए, यहाँ ही अगर रोजगार दिया जाए तो हमको लगता है कि अगर यहाँ के लोग अपने प्रदेश के फैक्ट्री और कंपनी में काम करें तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। कि माननीय पवार साहब ने कहा था कि पहले 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सारे विपक्ष के लोग मिल करके रोकने का काम करें अपने अपने प्रदेशों में। जब हम अपने अपने प्रदेशों में इन्हें रोकने का काम जब कर लेंगे तो आने वाले समय में तय होगा कि महामोर्चा का प्रधानमंत्री कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं एनसीपी के कार्यालय जो पटना का जो दफ्तर है वहां पे। यहाँ पे जो है आज यूपी से मुरली मनोहर पांडे जी वो आए हैं। वो यहाँ पे अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और उनका भी जो है एक ही एजेंडा है कि जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ आएँ ताकि 2024 के चुनाव में वो भाजपा मुक्त भारत बना सके। आइए सुनते हैं उनको कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और साथ ही भाई सुधाकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के पटना के, उन्होंने क्या कहा है। यहाँ से मोटिव क्या है? बिहार के प्रभारी होने के नाते बिहार में संगठन मजबूत हो, बिहार में संगठन काम करे। मुझे बार बार बिहार आना है और हम इसके पूर्व में भी बिहार आया हूँ, पटना आया हूँ, मैं जनपदों में भी गया हूँ। 11 सितंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, जिसमें तमाम देश में चल रहे गतिविधियों पर चर्चा होंगी, नीतियों को बनाया जाएगा। उसी के संदर्भ में मैं बिहार आया हूं, पटना आया हूं और आज अपने देवतुल्य पदाधिकारी और कार्यकर्तागण के साथ मैं बैठक कर रहा हूं कि दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को कैसे सफल बनाया जाए, बिहार की क्या भूमिका होगी दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के जो है मैं आया हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जो है बिहार में एक बहुत राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। चेहरा तो वही है, मुख्यमंत्री भी वही हैं, कुछ दल जो है उनके साथी उनको छोड़ के गए हैं, जो पुराने साथी हैं, और नए साथी उनके साथ आए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से राजनीतिक उठापटक बिहार में हो रहा है, नेता तो अपना स्वार्थ साध सकते हैं, लेकिन यहाँ के नौजवानों को उसका लाभ नहीं मिलना है, यहाँ के किसानों को उसका लाभ नहीं मिलना है, यहाँ के मजदूरों का इसका लाभ नहीं मिलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से पलायन हो रहा है। बिहार के लोग जब दूसरे प्रदेशों में रोजगार तलाशने के लिए जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है सारे लोग जानते हैं। अगर बिहार में ही फैक्ट्रियां लगा दी जाए, कंपनियां लगा दी जाए, यहाँ ही अगर रोजगार दिया जाए तो हमको लगता है कि अगर यहाँ के लोग अपने प्रदेश के फैक्ट्री और कंपनी में काम करें तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, यह जो है पूरा बिहार जो है बाढ़ ग्रसित इलाका है। बाढ़ आती है, किसान यहाँ के परेशान हो जाते हैं, फसलें उनकी बह जाती हैं।
इसके पूर्व में भी जब मैं पटना आया था, एक बार मैंने विधानसभा का घेराव भी किया था। तारिक अनवर साहब उस समय हमारे राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे और यहीं से हम लोग निकल करके विधानसभा तक गए थे। उस समय भी मैंने मांग किया था कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। जब तक बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, हमको लगता है कि बिहार में जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप लोग किस पार्टी के साथ हैं? थर्ड फ्रंट के साथ रहेंगे या कांग्रेस के साथ रहेंगे विपक्ष की भूमिका में? क्योंकि बीजेपी को अब हराने के लिए विपक्ष में भी दो गुट हो गए हैं। एक जो नीतीश कुमार को प्रेरित करा, कल केसीआर आए थे, आपको पता होगा जी, तो वो एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी का नाम कांग्रेस छोड़ेगी? अगर नहीं छोड़ेगी तो क्या आप किधर जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, माननीय शरद पवार साहब अपने आप में एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नेता हैं। अच्छा। उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा गया है और राजनीति के चाणक्य हैं भी। शरद पवार साहब का एक बयान आया, चाणक्य के हाथ से बीजेपी गद्दी ले गई, क्या कर रहे थे वो? हमारे चाणक्य के हाथ से गद्दी ले गई, आप इंतजार करिए, वो अभी अस्थाई गद्दी उनको नहीं है। और मेरे चाणक्य ने ही जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और जो मुख्यमंत्री था वह महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर के उनको संतोष करना पड़ा। और समय का इंतजार करें, वह अभी गद्दी उनकी अस्थाई नहीं है और जल्दी ही महाराष्ट्र में फिर हलचल होगा, इसमें दो राय नहीं है। अभी तो बीजेपी हलचल मचाई हुई है। बीजेपी तो पूरे देश में हलचल मचाई हुई है। झारखंड में देखिए, झारखंड में भी मचाई है, बिहार में भी। जो बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का मैं प्रभारी हूँ, जहाँ का मैं प्रभारी हूँ। बिहार क्यों आ गए? आपने देखा होगा महाराष्ट्र के मामले में उनके विधायक जो है कभी असम जाते हैं, कभी गोवा जाते हैं। झारखंड के विधायकों के साथ क्या हो रहा है आपने देखा होगा। लेकिन बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और एक भी विधायक दूसरे स्टेट में नहीं ले जाएगा। यही तो बात मैं पूछ रहा हूँ सर, कि सारे जगह पे, जैसे महाराष्ट्र जैसे जो एनसीपी के जो प्रमुख नेता हैं, शरद पवार जी के बारे में आपने अचानक कहा, उनको हरा दिया बीजेपी ने। झारखंड में हेमंत सोरेन को पानी पिलाए हुए, एमपी में हरा दिया कमलनाथ को। ऐसे तमाम जो राज्य हैं, सब जगह से बीजेपी ने सबको खा फेंका। एक अकेला बिहार राज्य है जिसने बिहार को पटरी दी है। तो बीजेपी के जो चेहरा जो है वो नीतीश कुमार के सामने आया है। तो क्या आपकी पार्टी सहयोग करेगी नीतीश कुमार को? बिहार, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही बात कहने जा रहा था कि माननीय पवार साहब ने कहा था कि पहले 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सारे विपक्ष के लोग मिल करके रोकने का काम करें अपने अपने प्रदेशों में। जब हम अपने अपने प्रदेशों में इन्हें रोकने का काम जब कर लेंगे तो आने वाले समय में तय होगा कि महामोर्चा का प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज तो हमारे सामने बिना चेहरा के लड़ेंगे सर? हम बिना चेहरा का नहीं लड़ेंगे। बिना दूल्हे का बाराती तो होगा नहीं सर? नहीं, बिना दूल्हे का बाराती नहीं होगा। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है कि हमको हर हालत में, किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने प्रदेशों में रोकने का काम करना है। और हमारे पास दूल्हा भी है, बाराती भी है और बारात भी जाएगी। भाजपा का आरोप है कि दूल्हा बहुत है। अब कौन सा विपक्ष का जो आरोप है, जो आरोप है कि दुल्हन एक है और दूल्हा अनेक है। नहीं, दुल्हन भी एक है और दूल्हा भी एक है। जो विपक्ष का आरोप है निराधार है, उसमें कोई आधार नहीं है। और 2024 में हम अपने दूल्हे का भी ऐलान करेंगे और बारातियों का भी ऐलान करेंगे। कैसे मानेंगे कि आप शरद पवार जी को छोड़ के नीतीश को मान जाएंगे, या नीतीश कैसे आपको मान जाएंगे? सी राव, जो चंद्रशेखर राव जो यहाँ पे है, वो कैसे मान लेंगे? ममता बनर्जी कैसे मानेंगी? केजरीवाल जी कैसे मानेंगे? मतलब अखिलेश भैया कैसे मानेंगे? आपके यहाँ तो थर्ड फ्रंट में नेता ही नेता है। राहुल जी उधर अलग है, कांग्रेस के बड़े नेता है, तो वो कैसे होगी? ये बोलने वाली तेजस्वी जी ने कैसे नीतीश जी को मान लिया?
अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकने के लिए और सत्ता से बेदखल करने के लिए जिस तरह से तेजस्वी जी ने नीतीश जी को मान लिया और नीतीश जी ने तेजस्वी जी के भी नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाया 2024 में, स्थिति साफ है। हर नेता एक दूसरे को मानेगा और एक ही दूल्हा होगा और हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रोकने में कामयाब होंगे। तो मिशन ये है कि मोदी मुक्त भारत और भाजपा मुक्त भारत, भारत मुक्त भारत, चाहे दूल्हा किसी को भी मानना पड़े, चाहे किसी को भी मानना पड़े। मतलब और बिहार उसका जीता जागता उदाहरण है। कभी भी पूरे भारत के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि नीतीश जी और तेजस्वी जी एक मंच पे दोबारा आएंगे, लेकिन एक मंच पे आकर के बड़ा उदाहरण दिया है और पूरे देश के लिए उदाहरण बना हुआ है। आप लोग भी उस उदाहरण में एक अपना पहल बनाएंगे, एकदम बनाएंगे और 2024 में ऐन मौके पर हम दूल्हे का घोषणा कर देंगे। यहाँ पे बिहार में किस मोर्चे पे अभी आगे काम कर रही है जिससे कि आप मोदी को या भाजपा को रोकने में कामयाब होंगे? देखिए, अभी जो हम लोगों का राजनीतिक एजेंडा है, हम बिहार के युवाओं से, चूँकि मैं यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बिहार के लगभग 500-3400 प्रखंड में मेरा दौरा चलता है बिहार में, और मैं अपने यूथ से मिलकर सिर्फ उनसे 2-4-5 बातें पूछता हूँ। क्या यूथ को ये लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जाती है वह सही में ऐसी दी जाती है या सिर्फ यह खोखली दलीलें हैं? तो आप मानेंगे कि चूँकि मैं एक 10 क्वेश्चन का एक पेपर बनाया हुआ हूँ और मैं जब अपने किसी भी युवा साथी को वह देता हूँ कि भाई इसमें ज़रा तुम बताओ कि क्या बिहार में किसी व्यक्ति को शराब पीना हो, क्या वह आसानी से मिल सकता है? लोग कहते हैं हाँ। मैं पूछता हूँ युवाओं से कि सरकार दावा करती है कि आप ऑनलाइन अपना पेपर ये करेंगे, आपको 15 दिन में जाति आय आवासीय मिल जाता है। मैं पूछता हूँ क्या 15 दिन के बाद आपको आसानी से मिल जाता है या फिर आपको प्रखंड कार्यालय में 10-20 रुपया 50 रुपया घूस देना पड़ता है? तो लड़का कहते हैं भैया देना पड़ता है। तो इसी तरीके की जो हमारी जो जन समस्याएं हैं वह निरंतर चली आ रही है, इसमें कोई इजाफा, सरकार बदलती रहती है। क्योंकि मैं बिहार का यूथ हूँ तो मेरा नैतिकता की राजनीति होती है, मेरी अवसरवादिता की राजनीति नहीं है। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप पत्रकार महोदय देखते होंगे, यहाँ अवसरवादिता की राजनीति है। पॉलिटिक्स 2 तरीके का होता है। नैतिकता की बात अब कहाँ रही? कोई व्यक्ति वोट कहीं लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, कोई व्यक्ति कहीं। तो अब जो बिहार का युवा है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के चूँकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार में पुरानी पार्टी है, नो डाउट, परंतु इसको जो बिहार के यूथ विकल्प की तलाश में थे, उसको हम लोगों ने एक विकल्प देने का प्रयास किया है। देखते हैं 2024 तक यह विकल्प हमारा कितनी धरातल पर उतर पाता है, ये तो समय बताएगा। जैसा कि आपने सुना कि उन लोगों का जो प्रोग्राम है वो इसलिए है कि यहाँ पे आकर वो लोगों में जागरूकता फैला सके और भाजपा मुक्त भारत में अपना योगदान दे सके। बहरहाल ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।